हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अभी जितनी मौतें कोरोना से हो रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा महामारी से लड़ने में नाकामयाब सरकारी प्रबंधन, फेल सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और कोरोना से बचाव में मृत सरकारी इच्छा शक्ति के कारण है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। कोई भी युद्ध बिना सिपाही, सेनापति और हथियारों के नहीं जीता जा सकता। ऐसे में आम लोगों के प्राण कोरोना तब ले रहा है, छीन रहा है, जब उन जिंदगियों को बचाने वाले वेंटिलेटर कमरों में बंद पड़े हैं, धूल खा रहे हैं। हमारे देश के 5 राज्यों की पड़ताल आज हमने की। का कमरा जो है ये पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है और जो हमें जानकारी मिली है कि देख सकते हैं अस्पताल को 6 वेंटिलेटर जो हैं वो मुहैया कराए गए थे 8 महीने पहले। बिहार में इस वक्त कोरोना काल के समय अस्पतालों की, जहां पर लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए तरस रहे हैं, वहां वेंटिलेटर्स इस तरीके से लगता है क्योंकि हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, एनेस्थेसिस्ट भी हमारे एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ एचआर की कमी है। अभी ये बिल्कुल सील बंद है, पैक है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा है। स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है जो कि उसको चलाएंगे। मरीजों की जिंदगी में सांसों की उम्मीदों पर ताला बंद करने वाली वजहों को आपके सामने लाने पहुंचा है आज तक। आम आदमी को कोरोना के कारण अपने शहर में इलाज के लिए दर दर भटकाने वाले पर्दों को आज खोलने जा रहा है आज तक। और आपको दिखाकर ये हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार के साथ स्वास्थ्य प्रबंधन के हर अधिकारी को पूछना चाहते हैं कि 6 महीने से लेकर 8 महीने बाद भी जो वेंटिलेटर आम लोगों को जिंदगी की सांस दे सकते थे, वो धूल क्यों फांक रहे हैं? क्यों वेंटिलेटर 8-8 महीने बाद भी पॉलीथीन सजाकर जस के तस पड़े हैं? जिसके लिए पहले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना से 6 घंटे की दूरी पर मौजूद अररिया के सरकारी सदर अस्पताल में, जहां आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचते हैं। तो सरकारी अस्पताल के 76 नंबर कमरे में बंद ताला चौंकाता है। रोहित सिंह कर्मचारी को बुलवाकर इस कमरे को खुलवाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर क्रूरता की कहानी सामने आती है। बहुत ध्यान से इस कमरे से आई रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि 1, 2, 3, ये 4, ये 5वां और ये 6ठा, जी हां, जो 6 वेंटिलेटर कोरोना के सबसे बड़े संकट काल में जिंदगी आम गरीब आदमी को दे सकते थे, वो वेंटिलेटर क्या इस्तेमाल हुए होंगे? जहां वेंटिलेटर के साथ के बेड की पॉलीथीन भी आज तक स्वास्थ्य विभाग और अधिकारी नहीं उतरवा पाए हैं। कोरोना काल में देश भर में संसाधनों की भारी किल्लत देखी जा रही है, मगर ऐसे वक्त में अगर संसाधनों की बर्बादी हो तो किसी का भी दिल दुख सकता है, विचलित हो सकता है। तस्वीरें हम लगातार बिहार के अस्पतालों की दिखा रहे हैं, जहां पर संसाधनों की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसी क्रम में इस वक्त हम अररिया ज़िले में मौजूद हैं, सदर अस्पताल में इस वक्त हम हैं और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आईसीयू कमरे में जो है वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस आईसीयू का कमरा जो है ये पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है और जो हमें जानकारी मिली है कि देख सकते हैं इस अस्पताल को 6 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मुहैया कराए गए थे 8 महीने पहले, मगर 6 के 6 वेंटिलेटर्स जो हैं इस वक्त कार्यरत नहीं हैं, इनका इस्तेमाल तक शुरू नहीं हुआ है। वेंटिलेटर यानी वो मशीन जो मरीजों के फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जीवन रक्षा करती है। वो मशीन जो पीएम केयर्स फंड यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के तहत पहुंचाई गई। वो मशीन जिसको पाने के लिए बड़े शहरों में लोग अपना घर तक बेचकर इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराने को तैयार हैं। वही लाइफ सेविंग मशीन महीनों से आकर अररिया के सरकारी अस्पताल में धूल फांक रही है। इधर की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, इधर भी देखिए किस तरीके से तमाम वेंटिलेटर्स जो हैं ये पीएम केयर फंड्स के तरफ से जो है वो बिहार सरकार को उपलब्ध कराया गया था। 8 महीने पहले ये तमाम ज़िलों में भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी टेक्नीशियंस की कमी के कारण, नर्स की कमी के कारण, डॉक्टर्स की कमी के कारण जो है ये तमाम वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल में नहीं आए। बिहार में
जो भी दावा करता है कि स्वास्थ्य सुविधा जन जन तक पहुंचाने में प्राण झोंक दिए हैं सिस्टम ने, उसे अब ये तस्वीर देखकर शर्म से डूबना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर तो शौचालय के पास तक पड़े हुए हैं बिना इस्तेमाल किए हुए। शौचालय के पास आप देख सकते हैं, इसको एक तरीके से यहाँ पे रखा गया है। तो हालात कितने गंभीर हैं बिहार में इस वक्त कोरोना काल के समय अस्पतालों की, जहाँ पर लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए तरस रहे हैं। वहाँ वेंटिलेटर्स इस तरीके से लगता है फेंके हुए हैं, धूल फाँक रहे हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ख़ास बात तो ये है कि अररिया के इस अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ बेड भी लगा हुआ है, यानी 6 बेड 6 वेंटिलेटर्स जस के तस पड़े हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब बारी आती है कारण जानने की। आखिर क्या कारण है कि महीनों से वेंटिलेटर होने के बावजूद उनका वक्त पड़ने पर जान बचाने में इस्तेमाल तक नहीं किया जा रहा। आज तक संवाददाता रोहित सिंह सिविल सर्जन डॉक्टर MP गुप्ता से पूछने पहुंचे। वेंटिलेटर यहाँ पर लगा दी है, बेड भी लगा दिए हैं, ICU भी खोल दिया हूँ, लेकिन क्रियाशील अभी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, एनेस्थिस्ट भी हमारे एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ HR की कमी है। पता चला कि जब बीमारी मौत बांटने लगी है, तब अररिया के सरकारी अस्पताल का प्रबंधन इन महीनों से कोने में पड़े हुए वेंटिलेटर को चलाने वाले डॉक्टर और एक्सपर्ट को नियुक्ति करने के लिए नौकरी का विज्ञापन ही अभी दे रहा है, और आम आदमी अपनी जिंदगी के लिए तड़पने को छोड़ दिया गया। और यह कहानी सिर्फ एक जिले या एक राज्य की नहीं, बिहार के ही सुपौल के सरकारी सदर अस्पताल में भी संवाददाता रोहित सिंह ने 2 दिन पहले पड़ताल की है। बाहर से शीशे की तरह चमचमाती इमारत देखकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि उन सरकारी दावों को आईना दिखाने वाला है यह अस्पताल, जो दावा करते हैं कि बिहार में सब कुछ कंट्रोल है। सुपौल के सरकारी अस्पताल में भी अररिया जैसा हाल दिखता है, जहां जिंदगी की उम्मीदों पर ताला बंद करके महीनों से रखा गया है और वेंटिलेटर अंदर बिना इस्तेमाल के कूड़ा किए जा रहे हैं। के बाहर मौजूद है, जहां पर हमें बताया गया है कि 6 वेंटिलेटर्स जो सरकार ने मुहैया कराए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नए वेंटिलेटर्स हैं। यहाँ पर PM केयर फंड के ज़रिए जो है आप देखिए यहाँ पर ये उपलब्ध कराया गया है बिहार सरकार को, और फिर सभी ज़िलों में जो है इसको मुहैया कराया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बिल्कुल सील बंद है, पैक्ड है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आखिर किस तरीके से बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है कि कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में, वेंटिलेटर की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में आप देखिए ये वेंटिलेटर्स जो है यूं ही यहाँ पर पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, उसकी बहाली के लिए टेंडर निकाला गया है, उसके लिए एक प्रक्रिया चल रही है। गैस पाइपलाइन जो है यानी कि ऑक्सीजन पाइपलाइन भी नहीं बिछा हुआ है। तो ये चीज़ें अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त है किस तरीके से बिल्कुल लचर हो चुकी है। बहुत ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ हो रहे सरकारी विश्वासघात की कहानी है, जहां वेंटिलेटर महीनों से पड़े हैं और उनकी पॉलीथीन तक नहीं उतारी गई, और जिन बेड पर मरीज को इलाज मिलना था वो बेड भी वेंटिलेटर के साथ धूल से सने हुए। और पूछो कि क्यों PM केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर को आज तक सरकारी अस्पताल में आम आदमी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो जवाब पूरी व्यवस्था के फेल होने की गवाही देता है। अभी इसमें कमी है, कुछ जो है स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चालू है। टेक्नीशियंस हैं आपके पास? टेक्नीशियन तो मिल जाएंगे, लेकिन जो चलाने वाले डॉक्टर हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, वो लोग की कमी है। कितने डॉक्टर्स की कमी है इसको चलाने के लिए आप? जितने हैं उसके अनुसार कम से कम जो भी आ जाए। कितने की ज़रूरत है बता दीजिए। कितना का ज़रूरत हो सकता है? 1-2, कम से कम 2 चाहिए। यानी कोरोना संकट के पूरे 1 साल बाद भी सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर और सफाई का ज्ञान जनता को सरकारों ने दिया, वेंटिलेटर खरीदे बांटे, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जब कोरोना मौत का नाम बनकर सांसें खींचने लगेगा तो इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ और डॉक्टर्स की भी भर्ती करनी जरूरी होगी। हर शहर अस्पतालों में बदहाली की कहानी एक जैसी है। अस्पतालों में संसाधनों की बर्बादी साफ तौर पे देखी जा रही है, और कोरोना काल में संसाधनों की बर्बादी
किसी अपराध से कम नहीं है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और अमरेंद्र कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, अररिया, आज तक। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में 50,000 कोरोना के मरीज इस समय आईसीयू में हैं। 14,000 से ज्यादा मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। करीब 1,37,000 मरीज ऑक्सीजन के सपोर्ट यानी कि जिंदगी की लड़ाई ऑक्सीजन के सपोर्ट से लड़ रहे हैं। इन आंकड़ों में वो गिनती बिल्कुल नहीं है जो अस्पतालों के बाहर ही वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। उन्हीं लाचार लोगों की जिंदगी के जख्म पर नमक छिड़कती है वो व्यवस्था जो वेंटिलेटर पाकर भी सही समय पर उन वेंटिलेटर्स को शुरू नहीं करा पाती। पहली तस्वीर धूल से सने वेंटिलेटर के वो उपकरण जिन्हें अब तक इंतजार है कि कोई आए और इन्हें जोड़ दे। ये तस्वीर किस राज्य की है, थोड़ी देर में देखिए। दूसरी तस्वीर खराब पड़े हुए वेंटिलेटर जिन्हें देखने बनाने की चिंता कोई नहीं कर रहा। मरीज मरे या जिए, ये कहानी किस राज्य की है, आगे जरूर जानिए। और तीसरी तस्वीर वेंटिलेटर ज्यादा है लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के पॉइंट कम, तो निजी अस्पताल को सरकारी व्यवस्था ने वेंटिलेटर किराए पर दे दिए। और ये कहानी किस राज्य की है, ये भी आज देखिए। ये तीन कहानियां देश के 3 राज्यों की, महाराष्ट्र के नासिक से, झारखंड के हजारीबाग की और राजस्थान के भरतपुर की, जहां जीवन रक्षक उपकरण को जीवन भक्षक व्यवस्था ने किसी लायक नहीं छोड़ा। नासिक में एक बंद कमरे में जमीन पर पड़े ये उपकरण उस मशीन का हिस्सा हैं, जिसके लिए दिल्ली से कोलकाता तक, लखनऊ से पटना तक, भोपाल से जयपुर तक मरीजों के परिजन दौड़ रहे हैं। ट्वीट करते हैं कि साहब एक वेंटिलेटर वाला बेड दिला दीजिए। बेटे बेटियां वेंटिलेटर पर अपने घर वालों के इलाज के लिए निरीह छोड़ दिए गए। उन्हीं वेंटिलेटर का हिस्सा देखिए, धूल से सना है, जमीन पर पड़ा है। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पीएम केयर्स फंड से 60 वेंटिलेटर मिलते हैं, लेकिन हफ्ते भर बाद भी नासिक में वेंटिलेटर ये किसी काम के नहीं आते, क्योंकि दावा है कि वेंटिलेटर के आधे अधूरे पार्ट मिले और उन्हें अब तक जोड़ा नहीं गया। डॉक्टर काय त्याच्यातले टेक्निकल तज्ञ नाही आहे। ज्या कंपनीने ते व्हेंटिलेटर पुरवले त्याच कंपनीने येऊन ते इन्स्टॉल करून ते बसवून देऊन चालू करून देण्याची जबाबदारी त्यांची, कमिशनिंगपर्यंतची जबाबदारी कंपनीची असते। कंपनीने काय केलं, पहिल्या टाईममध्ये फक्त व्हेंटिलेटरचे बॉक्स पाठवून दिले, परंतु ते जोडण्याचे कनेक्टर पाठवले नाही। आम्ही व्हेंटिलेटर आल्यापासून रोज त्यांना मेल करतोय, फोन करतोय, विनंती करतोय, परंतु त्यांच्यावर पूर्ण देशभराची ती वेंटिलेटर पीएम केयर मधून आलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडे तंत्रज्ञ कमी पड़ता है। यानी जनता ने जो पैसा देश और देशवासियों की रक्षा के लिए दिया, उस पैसे से भेजा गया वेंटिलेटर अब स्थानीय स्तर पर फेल व्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया। और इस अव्यवस्था की निशानी झारखंड के हजारीबाग में भी देखिए, जहां दावा है कि जनता की जान बचाने के लिए दिए गए 38 में से 35 वेंटिलेटर खराब पड़े। तो राजस्थान के भरतपुर की कहानी जानिए, जहां के प्राइवेट अस्पताल में जो वेंटिलेटर आप देख रहे हैं ये सरकारी वेंटिलेटर है। तो सरकारी वेंटिलेटर से आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल वाले कई गुना ज्यादा फीस लेकर आम आदमी को जिंदगी देने की बात करते हैं, क्योंकि पीएम केयर्स फंड से जितने वेंटिलेटर भरतपुर में सरकारी प्रशासन को जनता के जीवन की रक्षा के लिए दिए गए, उतने पॉइंट ही लगाकर चलाने की व्यवस्था सरकारी अस्पताल नहीं कर सका। देखिए, हमारे पास 40 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स आए हुए हैं, उसमें से हमने 19 वेंटिलेटर कोविड के पर्पज़ के लिए इंस्टॉलेशन करा रखा है। इस वक्त हमारे पास इतने ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं और माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने अपने एमएलए लैड से 60 पॉइंट्स और स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि 60 पॉइंट पर ऑक्सीजन जिसमें कि वेंटिलेटर लग सकते हैं, उसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा और 15-20 दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो अब कूड़ा होते इन वेंटिलेटर को देखकर ये बात जान लीजिए कि कोरोना से लड़ाई में तैयारी और महामारी को हराने के प्रबंधन दोनों के मामले में सरकारी व्यवस्था चाहे जहां की हो, उसकी कोशिशें खुद अव्यवस्था के वेंटिलेटर पर दम तोड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीज की जान जब ऑक्सीजन देने से भी बचने की उम्मीद कम होने लगती है, तब उस कोरोना पीड़ित मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जिसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी मरीज को सांस लेने में मदद करती है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। लेकिन उन्हीं मरीजों को उत्तर प्रदेश के इटावा में भी कैसे लंबे समय तक सांस लेने के लिए तरसाया गया और आज तक पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा। इसकी कहानी भी देखिए।
होते हैं स्टाफ नर्स, हमारे जो है वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर, इन सब की हमारे पास बहुत ज़्यादा अभाव है। सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है। वो जिंदा आए, लेकिन सिर्फ इसलिए सफेद कफन में लिपट कर नहीं लौटे कि कोरोना हुआ था। वो कोरोना के कारण सांसों की सबसे बड़ी लड़ाई में यूं शव बनाकर इसलिए नहीं छोड़ दिए गए क्योंकि संक्रमण बहुत गहरा है। शव निकल रहा है, शव वाहन खड़े रहते हैं, अस्पताल में शव पड़े रहते हैं, क्योंकि जिस जीवन रक्षक उपकरण के भरोसे एक एक सांस की जंग इन मरीजों को लड़कर जीतनी थी, वो वेंटिलेटर ही इटावा के सरकारी अस्पताल में होकर भी मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। क्यों नहीं हुए? क्यों पड़े रहे वेंटिलेटर? जब बड़े बड़े महानगरों में एक एक वेंटिलेटर बेड के लिए तरसते हैं लोग, तब इटावा के सरकारी अस्पताल में बने कोविड सेंटर में पता चलता है कि 18 वेंटिलेटर है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। उस इटावा में जहां रोज दावा हुआ कि 200 से ज्यादा मरीज की जान कोरोना के कारण खतरे में पड़ रही है। वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन हमारे पास है, सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन हम दे पा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन से प्रेशर से हवा नहीं जा पाती है, उसके लिए प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है सर। वेंटिलेटर उपलब्ध है, उसके लिए एक सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एनेस्थेसिस डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू सेटअप चाहिए, जो आमतौर पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है। सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है। इसी कहानी को जब आज तक ने प्रमुखता से दिखाया तो उस प्रशासन की नींद टूटी जिसके जिम्मे इन वेंटिलेटर्स को मरीजों की जान बचाने के लिए अब तक काम करना चाहिए था। एक एक नागरिक की जान के लिए पूरी व्यवस्था को अव्यवस्था की नीम बेहोशी से झकझोरने में जुटे आज तक ने एक खबर दिखाई। तो अब इटावा के सरकारी अस्पताल में खरीदने के बाद बेकार पड़े रहे वेंटिलेटर को चलाने वाले तकनीकी जानकार को बुलवाया गया। वेंटिलेटर सारे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और आज एक मरीज को जो सीरियस था उसको वेंटिलेटर पर आज उसका इलाज शुरू करवा दिया गया। आप सोचिए, जहां वेंटिलेटर होकर भी उसके लिए मरीजों को सैफई से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक दौड़ना पड़ा होगा, उन परिजनों पर क्या बीती होगी। दावा है कि इस लापरवाही ने 5 मरीजों की जान ली है, जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित तिवारी, इटावा, आज तक। शहरों में वेंटिलेटर मिल भी सकता है, लेकिन गांवों में तो दावा है कि मामूली दवाएं भी नसीब होना मुश्किल हो रहा है। और तब यह सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में अब कोरोना की गांव वाली लहर की तबाही देखने को मिलने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि गंगा में जिस तरह से शव बहाए जा रहे हैं, जिस तरह से गांव में कोरोना जैसे लक्षणों से मौत के दावे हो रहे हैं, उससे हमारे देश के सबसे बुरे सपने के सच होने की आशंका जन्म ले रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर है ये। बिहार के बक्सर में सैकड़ों शव गंगा के तट पर सड़ रहे हैं, घाटों पर लाशों का अंबार लगा है। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। चौसा के वीडियो अशोक कुमार ने बताया कि गंगा के तट पर बहते इन शवों की संख्या 40 से 50 के बीच है, जो उत्तर प्रदेश से गंगा में बहकर बक्सर आ गए। अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है वो चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही हैं, तो हम लोग जो है बाकी जो जिले हैं हमारे जो नेबरिंग स्टेट के, उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अभी जो विधिवत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो डेड बॉडी का जो सम्मान होना चाहिए, उसको हम लोग करेंगे। प्रशासन भले ही इन शवों को उत्तर प्रदेश का बताए, लेकिन बिहार के हालात भी अच्छे नहीं हैं। कोरोना बक्सर समेत कई जिलों में महामारी का रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण की वजह से चौसा घाट पर रोज 100 से 200 शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। शमशान घाट में लकड़ियां कम पड़ गई हैं। इस वजह से दावा है कि लोग गंगा में ही शवों को फेंकने को मजबूर हैं। देखने में आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई हैं, क्योंकि इस श्मशान घाट की ये लाशें नहीं हैं। श्मशान घाट की लाशें रहती तो यहाँ जो लोग जलाने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इक्का दुक्का ही लाश उसमें प्रवाहित कोई कर दे रहा है। गंगा में बहते ये शव उत्तर प्रदेश से आए हों या फिर बिहार के ही लोगों ने बहाए हों, शवों के ये ढेर
हमें बता रहे हैं कि हालात कितने दयनीय हो गए हैं कि लोगों को मरने के बाद अंतिम संस्कार का सम्मान तक नहीं मिल पा रहा। दुर्भाग्य ये है कि ऐसा सिर्फ बक्सर में ही नहीं हो रहा, इसी तरह का दावा पटना में भी किया जा रहा है। बक्सर में अगर गंगा के तटों पर शवों का ढेर है, तो बेगूसराय में कोरोना से मौत के बाद अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। गांव समाज ने दूरी बना ली। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में कोरोना से मरने वाले की सिर्फ पत्नी पहुंची तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मुखाग्नि देकर हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया। इसी तरह साहेबपुर कमाल प्रखंड इलाके में भी 24 घंटे तक कोरोना से मरने वाले का शव रखा रहा। जब गांव समाज के लोग तैयार नहीं हुए तो एक डॉक्टर ने अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर दाह संस्कार करवाया। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश का भी हाल बेहाल है, जहां गांव में कोरोना से मौत के लगातार दावे हो रहे हैं। गाजीपुर के एक ही गांव में कोरोना से 16 मौत का दावा ग्राम प्रधान ने किया और जिलाधिकारी को इसे लेकर चिट्ठी तक लिखी कि हमारे गांव में बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसके लिए हम डीएम साहब को लिखे कि सरकार में इसकी जांच कराई जाए, कैसे लोग मर रहे हैं। ये दावे बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खराब है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारी इंतजाम कोरोना को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसा कहने की वजह फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत गागनी में रहने वाले आकाश यादव हैं, जिनके परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनकी जाँच के लिए जब टीम पहुँची तो उसके पास जांच करने का पूरा सामान भी नहीं था। उनके पास वो जो सैंपल लेने वाला जो होता है वो थे नहीं अवेलेबल। क्या चीज, क्या नाक में डालते क्या? हाँ, नाक वाले जो सैंपल जिसमें लिया जाता है वो उनके पास था नहीं। आपने कहीं नहीं उनसे कि क्यों नहीं है? नहीं बोला था तो बोल रहे थे कि पहले हम उस गांव में राउंड पे चले गए थे तो वहाँ पे वो सैंपल यूज हो गए। कोरोना से संक्रमित सीरियस मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अहम भूमिका है, लेकिन क्या आप कहेंगे जब असली शीशी के अंदर नकली इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं? कोरोना मरीज के घर वाले जिस इंजेक्शन को प्राण बचाने के लिए खरीद रहे हैं, वही इंजेक्शन कैसे उनके लिए जानलेवा बन रहा है? देखिए हमारी रिपोर्ट। सांसों के संकट के दुश्मनों का चेहरा बेनकाब, खुफिया चैम्बर से ऑक्सीजन की चोरी का खेल, ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, मुर्दों का कफन चुराकर बेचने वाला गैंग, कोरोना मरीजों को लूटने वाला फर्जी डॉक्टर, शहर शहर छापा, पकड़ा गया गड़बड़ झाला, फर्जी दवाओं के काले खेल के पापी, महामारी में कालाबाजारी। तो अब महामारी में कालाबाजारी के बड़े खेल की यह खबर। आज हम आपको देश के अलग अलग शहरों में असली रेमडेसिविर में नकली इंजेक्शन का काला धंधा करने वालों के काले चेहरे दिखाएंगे। आज हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी के खुफिया मार की एक एक डिटेल्स बताएंगे। आपको एक ऐसे डॉक्टर से भी मिलवाएंगे जिसके पास ना कोई डिग्री है और ना कोई अनुभव, लेकिन वो कोरोना का इलाज कर रहा था। आखिर कौन है कालाबाजारी के 10 नंबरी? इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले सोचिए, आपका कोरोना संक्रमित मरीज मर रहा है, उसे रेमडेसिविर चाहिए, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, नकली इंजेक्शन है जो जान बचाने के बजाय जान ले रहा है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का बड़ा। महामारी में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई, हर शहर मरीजों के साथ जानलेवा खेल। नकली या असली रेमडेसिविर के गुनहगार। जिस इंजेक्शन से कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा रही है, उसी इंजेक्शन की नकली डोज अलग अलग शहरों में खुलेआम बेची जा रही है। महामारी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से पापी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। यकीन मानिए, किसी मरीज के लिए खरीदा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन असली है या नकली कहना मुश्किल है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है। मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज लगाने के लिए मशहूर सिटी हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है। आरोप है कि सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप न सिर्फ मंगवाई बल्कि मरीजों को लगवा दी। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी, गुजरात की पुलिस आई थी। गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे, उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था। तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ दिन पहले जबलपुर के बड़े दवा कारोबारी सपन जैन की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान दवा कारोबारी सपन जैन ने सरबजीत का नाम कबूला है। आरोप के मुताबिक सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए थे। पुलिस ने सरबजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब मिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत इसके बाद आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 आईपीसी तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोप के मुताबिक सरबजीत ने सपन जैन के साथ मिलकर बड़ी संख्या में नकली इंजेक्शन मंगवाए। नकली इंजेक्शन की डोज कोविड के गंभीर मरीजों को लगाई गई। कहा जा रहा है कि कई मरीजों को अपनी जान तक खोनी पड़ी है। जबलपुर में नकली इंजेक्शन के खेल से पर्दा नहीं उठता अगर गुजरात में नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई होती। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 1 लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पूरे देश में की गई थी। इसी सप्लाई चेन से सपन जैन का चेहरा बेनकाब हो गया। सपन जैन की 3 दवा दुकानें पहले ही सील हैं। वहीं सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शीशी असली, रेमडेसिविर नकली। जोधपुर में नकली इंजेक्शन का जाल। अब जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी से मिलिए। नाम है भागीरथ। पुलिस ने भागीरथ के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। शक है कि ये इंजेक्शन नकली है। दरअसल भागीरथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में पानी भरकर मरीजों को देता था और तो और बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि भागीरथ वसुंधरा हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करता था। आरोप के मुताबिक भागीरथ एक इंजेक्शन 28,000 में बेचता था। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कभी ये बताता है कि उसकी डेथ हो गई थी, उसका बचाव है, और कभी ये बता रहा है कि जो इंजेक्शन नहीं लगाया वो मैंने बचा करके बेच रहा हूँ। अभी वापस रिमांड लेकर के 2 दिन का और आगे पूछताछ करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि वो किससे लेकर के आया है, कैसे बचाया है। नोएडा में नकली रेमडेसिविर के सौदागर। शीशी पर रैपर असली, अंदर रेमडेसिविर नकली। नोएडा पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर 9 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। नकली इंजेक्शन बेचने वाले इन आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी बहुत चौंकाने वाली है। सभी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। ये पहले हॉस्पिटल के बाहर कोरोना के मरीजों के तीमारदारों से मिलते हैं और फिर मोटी रकम लेकर इंजेक्शन का सौदा करते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन मरीजों के लिए देते वो नकली होता था। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन्स मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। एक इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शन्स भी बरामद हुए हैं। इन लोगों के पोजीशन से 2,40,000 रुपये बरामद हुआ है। 10 मोबाइलें बरामद हुई हैं, 3 बाइक बरामद हुई हैं, कुछ कंप्यूटर और कंप्यूटर के और भी एक्सेसरीज बरामद हुए हैं। सोचिए, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीज असली समझकर खरीद रहे हैं, देश भर में वही इंजेक्शन नकली मिल रहा है। दौलत के लालच में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि कोरोना के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर आज तक। मृत्यु के बारे में सोचकर डर लगता है, लेकिन मृत्यु के बाद अगर कोई डेड बॉडी के कफन और कपड़ों की चोरी कहे तो आप क्या कहें? उत्तर प्रदेश में एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो कोरोना में जान गंवाने वालों के कपड़ों को चोरी किया करता था। उद्देश्य होता था कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर बेचना। कोरोना महामारी में इंसानियत को शर्मसार करने वाले इन चेहरों को आप बहुत गौर से देखिए। ये वो आरोपी हैं जो शमशान और कब्रिस्तान से डेड बॉडी के कपड़ों को चुराते और फिर उन्हें बेच देते थे। सही सुना आपने, मुर्दों के कपड़ों के सौदागर हैं ये शातिर। पुलिस के मुताबिक बागपत में ये गैंग एक्टिव था जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित डेड बॉडी के कफन और कपड़ों पर हाथ साफ करता।
मकसद होता था कपड़ों को दोबारा ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर बेचना। कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 520 डेड बॉडी की चादर, 127 कुर्ते, 140 शर्ट समेत दर्जनों कपड़े बरामद किए। नाम चंदन चौधरी, पेशा आइसक्रीम विक्रेता, इल्जाम फर्जी डॉक्टर। सही सुना आपने, यही बायोडाटा है कानूनी शिकंजे में फंसे फर्जी डॉक्टर चंदन चौधरी का। कुछ साल पहले तक चंदन आइसक्रीम बेचा करता था, लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े, मरीजों को चूना लगाने के लिए चंदन डॉक्टर बनकर इलाज करने लगा। पुलिस के मुताबिक फर्जी डॉक्टर बनकर चंदन ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया, यहां तक कि हॉस्पिटल बनाकर मरीजों को भर्ती तक करने लगा। सोचिए, आइसक्रीम बेचने वाला चंदन कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा था, जिसके पास न तो कोई डिग्री है और न ही कोई अनुभव। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग को हॉस्पिटल के कर्मचारी ऑपरेट कर रहे थे। गैंग के सदस्य नकली हॉस्पिटल में काम करते थे, लेकिन असली धंधा था मेडिकल सामान की कालाबाजारी करना। आरोपियों की निशानदेही पर 4000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन किट, पीपीई, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर बरामद किया गया है। इससे पहले इनके द्वारा सुस्ता ग्राम से लब कुमार के घर पर छापेमारी की गई। वहां से भारी मात्रा में जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है वो मिला है, सैनिटाइजर मिला है और इस तरह की कई सारे सामान जो कोविड-19 से निपटने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स वहां से मिले हैं। जब लब कुमार की अरेस्टिंग हुई तो उससे जब फर्दर इन्वेस्टिगेट हम लोगों ने किया, हम लोगों से बातचीत उनसे पूछा, इंट्रोगेट किया, तो उसके बाद इन लोगों ने पूरे चेन का खुलासा किया है कि किस किस तरह से गवर्नमेंट सप्लाई के प्रोडक्ट्स को ये लोग चुराते थे और उसके बाद उसकी ब्लैक मार्केटिंग ओपन मार्केट में किया करते थे। आज तक ब्यूरो। महामारी के इस मार में ऑक्सीजन की कमी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन रही है। ऑक्सीजन की मांग के चलते सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी का जो नया रूट पता चला है वो होश उड़ा देने वाला है। तस्वीरें देखकर आपको विश्वास बिल्कुल नहीं होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी पार्सल के द्वारा भी हो सकती है। आखिर मुंबई से बिहार तक कैसे पार्सल से ऑक्सीजन की तस्करी हो रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पार्सल से ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी, मुंबई टू बिहार कालाबाजारी का खेल। कालाबाजारी के लिए ट्रेन वाली सीक्रेट रूट। 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरे 225 ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर। महामारी में सिलेंडरों की तस्करी का सीक्रेट रूट चौंकाने वाला है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन सिलेंडर के गोरख धंधे का पूरा रूट समझिए। मुंबई में ट्रेन से सिलेंडर कटिहार भेजे गए। सभी 225 सिलेंडर पर रेलवे का टैग है। पार्सल के जरिए सिलेंडर मुंबई से भेजे गए। कटिहार में होनी थी सिलेंडर की डिलीवरी। पड़ गया पुलिस का छापा। आपने महामारी में कालाबाजारी के खेल को समझा और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो हैरान करने वाली हैं। तस्वीर देखकर आपको पता चलेगा कि अभी भी कुछ लोग सबक सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की हैं, जहां पर मुस्लिम धर्म गुरु की अंतिम यात्रा के दौरान लॉकडाउन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आप देख सकते हैं कि धर्म गुरु के जनाजे में उमड़े जनसैलाब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। दरअसल मुस्लिम धर्म गुरु मोहम्मद सलीम का रविवार को इंतकाल हो गया। जैसे ये खबर लोगों को पता चली, उनके अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए बदायूं पहुंच गए। फिर क्या हुआ आप तस्वीर में देख सकते हैं। न तो किसी के चेहरे पर मास्क है और न ही किसी को कोरोना के संक्रमण फैलने का डर। सोचिए अगर एक भी शख्स कोरोना से संक्रमित हुआ तो वो इस भीड़ में मौजूद होगा तो कितनों को संक्रमित कर देगा। अब ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। यहाँ पर कांग्रेस नेता के भतीजे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। ये तब है जब छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। आप देख सकते हैं पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता के घर हुई पार्टी में ही लॉकडाउन के नियम तोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई हैं, जहां पर शादी के जश्न में लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई गई।
बाकायदा स्टेज पर डांस चल रहा है और शादी समारोह में आए लोग महामारी से एकदम बेफिक्र हैं। अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। कोरोना की सबसे भयानक लहर का कहर जारी है। बावजूद इसके लोगों की जानलेवा लापरवाही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देखते रहिए आज तक।